नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर जिसका नाम है स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य कार्यकारिणी। इससे पहले हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था जिसे हम कहते हैं संघ कार्यकारिणी। तो संघ कार्यकारिणी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य कार्यकारिणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम सबसे शुरू करेंगे क्या, स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे हम मतलब राज्य कार्यकारिणी। ये पार्ट या क्या आप कहते हैं भाग 6 में आता है। भारतीय संविधान का भाग जो 6 है उसमें आपका आता है राज्य कार्यकारिणी, या कह सकते हैं इंग्लिश में स्टेट एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव आप किस में आता है, आपका पार्ट 6 के अंदर आता है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, आपके इसमें आर्टिकल आते हैं 152 से लेकर 237 मतलब अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स आते हैं इतने सारे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, आर्टिकल 152 मतलब अनुच्छेद 152 पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है राज्यों के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। मतलब जब राज्यों का जो गठन होगा या फिर कहते किसी हमारे जो स्टेट्स हैं उनका जो बनाया जा रहा है उसके अंदर जम्मू कश्मीर आपको चूज नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को उस टाइम 370 का स्पेशल आर्टिकल दिया गया था। 370 आर्टिकल 370 के तहत उनको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं बाकी पूरे देश के अंदर, मतलब पूरे देश बाकी जो राज्य पूरे देश है उनको एक गठन क्या, इनके गठन करना। लेख में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रण करेगा और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करेगा। मतलब एक तरह से कहा गया है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 152 में कहा गया है कि गवर्नर जो होगा या जो राज्यपाल जो होता है वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर होगा। मतलब जैसे हमारा यूनियन में है ना, यूनियन में क्या है, आप संघ में देखेंगे तो उसमें हेड कौन होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट हेड होता है ना। आप देखें तो पूरे देश का एक हमारा भारत देश है, उस पूरे देश का सबसे हेड कौन है, तो उसका हेड कौन है, राष्ट्रपति जी है ना। ऐसे ही राज्य के अंदर जब कोई राज्य है उसके अंदर ही उसका हेड कौन होगा, राज्यपाल होगा उसका हेड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें ये बात कहा गया है कि जो कोई भी कार्य होगा राज्य के अंदर है ना, राज्य के अंदर कोई भी कार्य होगा उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, वो राज्यपाल होगा। उसके द्वारा ही काम किए जाएंगे सारे। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं पर सिग्नेचर किसके होते थे, तो राष्ट्रपति जी हुआ करते थे। ऐसे ही राष्ट्र में होता है, स्टेट में होता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करती है और उसको सिग्नेचर किसके होते हैं, उसको सिग्नेचर हमेशा राज्यपाल के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट का हेड होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये याद रखा है ना, राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रण करेगा। मतलब वहाँ जितने राज्य की पावर है उनको कंट्रोल कौन करता है, राज्यपाल करेगा। जैसे आपका सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं और वहीं स्टेट में कौन करेगा, राज्यपाल करेगा आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल इसमें। तो इसमें क्या क्या होता है, इसी के अंदर बताया गया था आपका सब क्या, आपका गवर्नर मतलब राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, काउंसिल परिषद आप कहते हैं मंत्री परिषद, ये और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मतलब राज्य के महाधिवक्ता मतलब महान्यायवादी कहते हैं, महाधिवक्ता भी कह सकते हैं। एक तरह से जो सरकार का वकील जो होता है, एडवोकेट होता है सरकारी वकील, सरकार का जो वकील जो स्टेट में सरकार चल रही होती है उसका जो वकील होगा, अगर कोई केस होगा तो उसको कौन देखिए, वो सरकार अपने वकील अपॉइंट करती है, उसी को हम कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था आपका, उसमें सबसे पहले राज्यपाल का कौन था, प्रेसिडेंट था। चीफ मिनिस्टर कौन थे, आपके प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समिति मंत्री परिषद इसमें भी है। और साथ में वहाँ पे एडवोकेट जनरल हुआ करते हैं ना सेंटर के, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। एक तरह से राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, आप कहते हैं कि एक तरह से वकील होते हैं सरकार के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आज हम गवर्नर पढ़ेंगे क्या, राज्यपाल शुरू करते हैं इसके बारे में। तो राज्यपाल को पढ़ते हैं। राज्यपाल और गवर्नर इस क्या है, तो इसको बताया गया आर्टिकल 153 में बताया गया। अनुच्छेद 153 यहाँ पे 53 नहीं, 153 है।
आर्टिकल 153 में आपका ऑफिस बताया गया है, क्या कार्यालय बताया गया है, किसका? राज्यपाल का। और राज्यपाल कौन होगा? ये हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्य के प्रधान होंगे। सबसे बड़े व्यक्ति कौन होंगे राज्य के? तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति होंगे राज्यपाल। जैसे ही देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल आपका। ठीक है, राज्यपाल देश राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। यहाँ लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का सबसे वरिष्ठ कार्यालय होता है। किसका? राज्यपाल का कार्यालय होता है, सबसे बड़ा कार्यालय कहते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 154 मतलब अनुच्छेद 154। इसमें कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति। जो आपका आर्टिकल 154 है, 154 में जो आपका स्टेट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उनके बारे में बताया गया है। तो आप इतना ही देखिएगा, तो डीपली आप पावर मत रखिएगा कि डीपली पावर्स आएगी भी नहीं, आप इतना याद रखिएगा आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होती है, मतलब राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। तो अनुच्छेद 154 में क्या होती है? राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उस पर आर्टिकल पे। आर्टिकल 155 या कहते हैं अनुच्छेद 155, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे रखिएगा आर्टिकल 155 के तहत कहा जाता है कि राज्य के जो राज्यपाल होगा उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वही सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वही हमारा इसमें क्या है? सेवेंथ अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। 1956 में इसमें का कॉमन गवर्नर का हमने ऐड कर दिया था, मतलब 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में हमने क्या कहा था? हमने ये कर दिया कि एक राज्य जो राज्यपाल थे, एक व्यक्ति कई एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, हमने ये बात कह दी थी। ठीक है, याद रखिए हमने ये बात कह दी थी। पहले यह करता था 1956 से पहले एक युवा करता था कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होता था। ठीक है, हर राज्य का अपना एक अलग राज्यपाल हुआ करता था। पर इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कुछ परेशानी लगी या फिर दिक्कत लगी तो हमने इसको हटवा दिया। इसमें हमने क्या संविधान में संशोधन कर दिया। कौन से? 7वें संशोधन में 1956 में हमने संशोधन का उसमें ये कह दिया कि एक जो व्यक्ति राज्यपाल किसी एक राज्य का राज्यपाल है वो एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने ऐड कर दी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बताया गया अमेंडमेंट बताए गए आपको। ठीक है, तो 7वां संशोधन का हुआ था 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या है कॉमन गवर्नर का या कहते हैं सामान्य राज्यपाल रखने का अपना नियम या कहते हैं कानून ऐड कर दिया था अपने संविधान में। ठीक है, इसमें आर्टिकल 155 में ऐड किया गया था। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 उसमें बताया गया है टेन्योर, मतलब कार्यकाल कितना होगा राज्य का। एक राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, इस बारे में बात करी गई है कि राज्यपाल का कितने समय तक वो उस राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। तो ये सीधी बात है, आपका वो व्यक्ति सिर्फ 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है। मतलब एक बार में, ये बार एक बार बनने के द्वारा नहीं बनेगा, वो बन सकते हैं पर एक बार में वह व्यक्ति 5 साल के लिए हो सकते हैं। याद रखिएगा। और इसका जो आपका यह सुन लीजिए कि जो उनका पद होता है वो सीधा सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक तरह से याद करिए, समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की इच्छा के उनकी दया पर उनका सारा कार्यभार चलता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो उनको हटा सकते हैं, पर हटाने ऐसे कोई हटा सकता है अगर कोई वह गलत कार्य करेंगे तभी वो हटाएंगे। ठीक है, वरना राष्ट्रपति जी ने इनकी नियुक्ति करी और राष्ट्रपति जी का मन कर रहा है कि आज हटा दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है इनको रखे हुए। पर ऐसा नहीं, कोई गलती कोई उन्हें एक रीजन बताना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से इनको इसके पद से हटाया जा रहा है समय से पहले। ठीक है, समय के बाद तो हटा सकते हैं भाई, देखो 5 साल पूरे हो गए तो उसके बाद हटा दी जाएंगी गवर्नर, पर 5 साल से पहले राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि कोई या गैर संवैधानिक तरीके काम करा होंगे या मेडिकल अनस्टेबल है ना, या पर वो भारत का सिटीजन ना हो, है ना, इन्हीं सब कारणों से उनको हटाया जा सकता है। ठीक, पर अब आता है रेजिग्नेशन, मतलब इस्तीफा पत्र।
तो राज्य का जो राज्यपाल है, अगर उनको लग रहा है कि वो किसी कारणवश अपने पद से त्याग देना चाह रहे हैं या अपना पद छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो अपना त्याग पत्र या रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति जी को ही देंगे, मतलब प्रेसिडेंट जी को देंगे या राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको नियुक्त किसने किया था राज्यपाल को? तो राज्यपाल को नियुक्त किसने किया था? राज्यपाल को नियुक्त किया था राष्ट्रपति जी ने, है ना? तो उन्हें उनको हटाने का जो अपना लेटर जो है, रेजिग्नेशन या इस्तीफा पत्र जो है, वो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति जी को ही देंगे। कौन देगा? गवर्नर देगा आपका। ठीक है, इनको हटाएगा कौन? ये कहते हैं निष्कासन कौन करेगा इनका? तो वो राष्ट्रपति जी ही करेंगे या राष्ट्रपति द्वारा ही होंगे। ठीक है, इनको कोई और नहीं हटा सकता। ये नहीं कि प्रधानमंत्री का मन चाह उनको हटा दिया, मुख्यमंत्री का मन चाह हटा दिया, नहीं हटा सकते। इनको सिर्फ राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति किसने करी है? राष्ट्रपति जी ने करी है। जो नियुक्ति करता है वही हटा सकता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पे, पहले आर्टिकल पे। अपना आर्टिकल है नेक्स्ट 157, अनुच्छेद 157 के तहत इसमें क्या बताया गया है? क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता। जो राज्यपाल है उसकी योग्यता के बारे में बात करी गई है। एक जो राज्यपाल हुआ किसी राज्य का, उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना? रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए उनकी? तो पहला तो भाई सबसे पहली कंडीशन ये आ जाती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है? उसकी जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम एज है, वो कम से कम 35 साल या 35 ईयर्स की होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की होनी चाहिए। जो राज्यपाल बनेगा उसके लिए उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उस आर्टिकल पे। तो आर्टिकल नेक्स्ट आता है 158 या अनुच्छेद 158 में बताया गया है कंडीशंस क्या होंगी, मतलब स्थिति, है ना, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी कि वो राज्यपाल बन सकता है। तो पहली कंडीशन क्या गया है? इसे बोला गया है नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। जो व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए खड़ा होगा वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करना, लाभ का पद नहीं धारण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। तीसरा आता है नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। अरे ये तो सेम हो गया, मतलब किसी भी घर का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों एक ही वाले याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो कंडीशन दो ही बताएगी कि भाई किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्य में भी नहीं, सेंटर में भी नहीं। सेंटर में भी कोई वो पद पर नहीं होना चाहिए और स्टेट में भी नहीं होना चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद भले वो व्यक्ति को पद ग्रहण किया जा सकता है, राज्यपाल का पद दिया जा सकता है। और ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? लाभ का पद नहीं, कोई ऐसा लाभ का पद धारण किए नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, तभी वो राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। आपका आर्टिकल आता है नेक्स्ट 159 या अनुच्छेद 159। इसमें बताया गया है ओथ के बारे में बताया गया है, या शपथ के बारे में। तो जो राज्य का राज्यपाल है उसकी नियुक्ति आपने बताया सर, आपने कहा उसकी जो ओथ है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना? उनको अगर राज्यपाल को त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति जी को देंगे, है ना? उनको हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति जी हटाएंगे। पर उन्हें शपथ राष्ट्रपति जी नहीं दिलाएंगे, नहीं। उनको जो शपथ है वो दिलाते हैं जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उनको शपथ दिलाते हैं। किनको? राज्यपाल को, या कहते हैं गवर्नर को। जो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ये चीज याद किया रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो इसे रिलेट ऐसे करिए, ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऐसे ही जो गवर्नर है उनको शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए आपस में, आप क्या नाम राष्ट्रपति जी से आपस में रिलेट कर लीजिए, क्योंकि गवर्नर और राष्ट्रपति जी में थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। क्यों? राष्ट्रपति जी के पास पावर ज़्यादा है, इनके पास पावर कम है, पर काम लगभग सेम है पूरा। जैसे सेंटर में जो काम गवर्नर कर रहे होते हैं, वो सेंटर में जो काम क्या नाम है राष्ट्रपति जी कर रहे होते हैं, वैसे स्टेट में वो काम कौन? गवर्नर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उस पर। अब पढ़ते हैं पावर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की शक्ति। तो राज्यपाल की शक्तियां पढ़ते हैं।
तो पहली जो पावर आती है राज्यपाल की, आप कहते हैं पहली जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यकारिणी शक्ति जो है इनकी है, किसकी? राज्यपाल की शक्ति है। तो पहली क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या कहते हैं राज्य सरकार जो है, एग्जीक्यूशन एक्शन मतलब कार्रवाई, कार्यकारी जो कार्रवाई है वो किसके द्वारा होगी? गवर्नर के द्वारा होगी। किसके? राज्यपाल के द्वारा होगी। अब सर कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में आएगा। तो ऐसा समझ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, कोई भी काम करेगी, कोई बिल लाए, क्या नाम है, कोई नया क्या नाम है योजना लेके आई, कुछ भी लेके आएगी, रूल कायदे कानून जो भी लेके आएगी, उन सभी पर जो सिग्नेचर होंगे वो राज्यपाल के होंगे। किसके होंगे? राज्यपाल के होंगे, याद रखिएगा। तो जितने भी आपके जो जैसे सेंटर में जो भी कार्य होता था वो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर पे होता था, ऐसे ही स्टेट में जो भी कार्य होता है वो गवर्नर के सिग्नेचर पे होता है। तो एक तरह से वो आपके कार्यकारी हेड होते हैं, है ना, राज्य के हेड होते हैं, वो राज्य के हेड ही होते हैं। और राज्य के हेड जो सरकार होती है, जो भी उन्हें काम करना होता है वो साइड इसके होंगे। काम वही सरकार कर रही है, काम कौन सरकार कर रही है? राज्य सरकार कर रही है, पर उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? सिग्नेचर हमेशा गवर्नर के होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। अब इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट मतलब आपके जो स्टेट्स में अपॉइंटमेंट कौन कराएगा? तो जाहिर सी बात है उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर कराता है। ठीक है, ये चेंज हो गई ना, जो आपके समझ लीजिए एक तरह से आपके यूनिवर्सिटीज हो गए, यूनिवर्सिटी के जो हेड हो गए, है ना, आपके रजिस्ट्रार्स हो गए या यूनिवर्सिटी हेड हो गए, चांसलर हो गए, इनको नियुक्ति जो करता है कौन करता है? गवर्नर करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर दिलाते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करवाते हैं? गवर्नर कराते हैं। आपको कोई आपका जो स्टेट के इलेक्शन मिनिस्टर्स हुए उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ भी गवर्नर दिलाएंगे। ठीक है, अब इसमें आता है आर्टिकल 167 या अनुच्छेद 167। इसमें बताया गया द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कंसर्निंग द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, मतलब राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मतलब एक तरह से समझिए कि जो भी कार्य होगा, है ना, जो भी कार्य होगा उसकी सूचना है गवर्नर को, मतलब राज्यपाल को। जो भी कार्य सरकार कर रही है उसकी सूचना कौन देगा? क्या राज्यपाल आपसे पूछना आएगा सरकार से कि सरकार आप क्या सरकार से पूछेगी आप क्या काम कर रहे हो? नहीं, गवर्नर पूछने नहीं आएगा। गवर्नर को सरकार को बताना पड़ता है। अब सरकारी तरफ से कौन बताएगा? तो सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जानकारी देते हैं किसको? गवर्नर को। ऐसे सेंटर में कंपेयर कीजिए, सेंटर में कौन था? सेंटर में राष्ट्रपति को जानकारी कौन देता था? प्रधानमंत्री देते थे, है ना, क्योंकि सारे हेड कौन थे काउंसिल मिनिस्टर्स के? हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री हेड होते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या देते हैं? सारी जानकारी देंगे किसको? गवर्नर को देंगे। तो गवर्नर के पास कोई जानकारी पहले से नहीं इकट्ठी होती, उनको जानकारी देने का कर्तव्य किसका है? मुख्यमंत्री जी का है। तो वो गवर्नर मुख्यमंत्री कोई भी कार्य करेंगे राज्य में तो उसकी जानकारी किसको? वह गवर्नर को देंगे, तभी वो काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि सिग्नेचर किसके होंगे? गवर्नर के होंगे। अगर गवर्नर को जानकारी ही नहीं होगी किसी चीज की तो वो काम पे सिग्नेचर क्यों करेंगे किसी पेपर पे? ठीक है, इसीलिए उनको जानकारी कौन देता है? मुख्यमंत्री देगा। ये उसका कर्तव्य होता है, इसका मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। यहाँ पद की बात करिए यार, ये मुख्यमंत्री पद में जो व्यक्ति बैठे होते हैं उस व्यक्ति की कर्तव्य है कि वो गवर्नर को जानकारी दें। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं उस चीज की जानकारी दें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी पावर पे। दूसरी पावर ही की है फाइनेंशियल पावर, मतलब कार्यकारिणी। ये कार्यकारिणी फाइनेंशियल पावर होगा। ठीक है, फाइनेंशियल पावर होगा ये आपका। ठीक है, कार्यकारिणी नहीं होगा काफी, यहाँ होगा वित्तीय शक्ति। यहाँ पे कहेंगे वित्तीय शक्ति होगा। यहाँ क्या लगे? वित्तीय शक्ति आपका है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर किसके? वित्तीय शक्ति आपकी। तो जो आपके मणिपुर होंगे, है ना, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब विधानसभा में जो धन विधेयक या मनी बिल को हिंदी में कहते हैं धन विधेयक, आपको ये धन विधेयक होंगे कहाँ पे? विधानसभा में लाए जाएंगे। वो किसकी पूर्व अनुमति से आते हैं? किसके? राज्यपाल की। भाई आपके मनी बिल जो भी पेश होगा राज्यपाल को उसकी जानकारी देनी पड़ती है आपको कि भैया देखो ऐसा मनी बिल लेके आ रहे हैं और आपको बताना है। इस चीज़ का देता है उसको आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और जो बजट है, जो भी बजट बनता है आपका, वो भी उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। ठीक है, अब स्टेट फाइनेंस कमीशन मतलब राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, आपका गवर्नर करता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसकी स्थापना कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट मतलब राज्य की आकस्मिकता निधि, इसे कहा जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
वो स्टेट, यहाँ पे स्टेट, इंडिया नहीं स्टेट आएगा, वो उसका हेड कौन होता है, उसके हेड भी गवर्नर ही होते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है, लिखित पावर होती है, उनके साइन के बगैर कोई काम नहीं होता है, ठीक है, उनकी जांच के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने पर राज्यपाल की सिग्नेचर करना जरूरी है किसी भी राज्य सरकार को, है ना। तो इन सभी फंड की स्थापना और उन्हें देखरेख करने वाले व्यक्ति का होता है, राज्यपाल ही होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर, तीसरी पावर पे, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी पावर, या कहते हैं न्यायपालिका शक्ति, ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति कह सकते हैं उसको। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या कहते हैं जिला अदालत जो होते हैं, उनके जज होते हैं या कहते हैं न्यायाधीश होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति वो कौन कराएगा, गवर्नर कराता है। कौन कराता है, राज्यपाल कराता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी जज होते हैं आपके, है ना, जितने भी जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा करी जाती है, याद रखिएगा ये बात। अब आता है एक चीज और आती है जुडिशरी पावर में ही आती है पार्डन पावर, मतलब पार्डन पावर, इसे हम क्या कहते हैं, क्षमा शक्ति। तो याद रखिएगा क्षमा शक्ति आपका आर्टिकल 161 में आता है, कौन से, अनुच्छेद 161 में पाया जाता है। ये दी जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। याद रख सकते हैं कि राज्यपाल किसको क्षमा नहीं दे सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को डेथ की सजा सुनाई गई है, मृत्यु की सजा सुनाई गई है, तो उसको समाधान नहीं कर सकते हैं। दूसरी, मिलिट्री कोर्ट जो होते हैं आपके, सैन्य कोर्ट न्यायालय जो होते हैं, उनको भी वह उनकी जो व्यक्ति सैन्य कोर्ट के आधार सैन्य कोर्ट की कोर्ट में जाके उस सजा मिलती है, तो उसको भी क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल डेथ पेनल्टी से नीचे वालों को क्षमा कर सकते हैं, जैसे किसी को मिला है, किसी को सजा मिल गई है आजीवन कारावास, तो आजीवन सख्त कारावास को वो कर चाहे तो आजीवन कारावास कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशंस पे, सख्त ना रख के नॉर्मल कर सकते हैं। या कर सकते हैं आजीवन कारावास दिया हुआ था तो आजीवन कारावास उसकी क्या नाम है, कारावास को कम कर दें या पूरी तरह से क्षमा कर दें उसको, ये पावर नीचे पास होती है। बाकी सब पावर लगभग प्रेसिडेंट के जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है वो लगभग ये पास होती है, बस इन दो को छोड़ के। कौन कौन सी, आपकी नियुक्ति शक्ति, मतलब डेथ पेनल्टी वाले व्यक्ति को क्षमा करने का, दूसरी सैन्य न्यायालयों को छोड़कर, जो सैन्य न्यायालय होते हैं आपके मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अगर मिलिट्री किसी व्यक्ति को मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुना दी तो राज्यपाल उसको नहीं बता सकता, ये पावर किसके पास, राज्यपाल के पास नहीं होती है, पर राष्ट्रपति जी के पास होती है पावर, ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है, पर राज्यपाल के पास वो पावर नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पे। और चौथी पावर आपकी आती है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब वैधानिक शक्ति आपकी आती है, किसकी, राज्यपाल की शक्ति आती है। इसमें होता क्या है, आपको जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है या कहना राज्य विधानसभा होता है, उसकी जो सेशन है या सत्र है जो, उसको समन या बुलाना वो कौन किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा होता है। किस द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होते हैं। अब याद रखिएगा जो आपका विधानसभा राज्य विधानसभा बैठती है, उसका जो सत्र पहली सत्र को जो बनाना होता है, जैसे सेंटर में क्या होता है, जो लोकसभा पहली बैठक होती थी जो बुलाता कौन था, राष्ट्रपति जी बुलाते थे। ऐसे ही क्या नाम है, स्टेट में जो सभा बैठती है, वो विधानसभा बैठती है, विधानसभा जो पहली विधानसभा लगती है उसको बुलाता कौन है, गवर्नर बुलाता है। याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानसभा सेशन जो होता है, उसका सत्र होता है, उसको प्रोरोगेशन या कहते हैं छत्रवासन, वो किसके द्वारा भी होता है, वो इस गवर्नर द्वारा या राज्यपाल के द्वारा ही होता है, ठीक है। एमएलए और एमएलसी होते हैं, इनको नॉमिनेट जो कराया जाता है या नामित कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, गवर्नर द्वारा कराया जाता है, राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है। एमएलए को और एमएलसी को डिस्क्वालीफाई, आप अयोग्य घोषित करना, ये भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, कौन, गवर्नर ही करेगा इनको अयोग्य घोषित, ठीक है। सेंटर में राष्ट्रपति की कर देते, स्टेट में गवर्नर करेंगे, ठीक है, ऐसी बात समझ लीजिए। सेंटर में कौन, राष्ट्रपति जी, स्टेट में गवर्नर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली इस पे। अब इसमें जो बिल विधेयक जो होता है, बिल या विधेयक जो होते हैं वो भी राज्यपाल के साइन पे ही होते हैं। अब कैसे, दो जो विधेयक होते हैं उसको एक्सेप्ट करना, ये इसका पावर होती है राज्यपाल के पास, रिजेक्ट करना ये भी उनके पास पावर होती है, रिटर्न करना मतलब उसको वापस भेज देना। अब जैसे कोई बिल आया, राष्ट्रपति या गवर्नर को लगता है कि ये बिल थोड़ा दिक्कत देगा या जनता के लिए सही नहीं है, आप इस पर थोड़ा सा विचार और कर लीजिए, विचार करेगी उसको वापस भेज सकती है विचार करने के लिए। पर मनी बिल अगर आता है आपका, ठीक है, मनी बिल अगर आता है राज्य में तो मनी बिल को वापस नहीं कर सकते, मनी बिल को उन्हें पास करना ही होगा, ये भाई कंडीशन है। क्योंकि मनी बिल अगर वो रोक लेंगे तो राज्य अपना कार्य कैसे कर पाएगी, राज्य सरकार काम कैसे कर पाएगी, भाई आपको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं,
तो आप कैसे काम करने लगेंगे कोई चीज, सॉरी, अगर आपको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं तो आप कोई काम कैसे कर सकते हो। तो इसलिए मनी बिल को राज्यपाल को पास करना ही करना होता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति जी को आप मनी बिल पास करना होता था, ऐसे ही स्टेट में भी गवर्नर को मनी बिल पास करना होता है। ठीक है, पर आपका आखिरी पावर जो आती है उनको विथहोल्ड करने की, मतलब रोकने की। कोई आपका नियम का जब कानून कोई सरकार लागू करती है, जिससे गवर्नमेंट कोई कानून बना देती है और पास कर देती है, तो उसको रोक भी सकते हैं। कौन? राज्यपाल रोक सकते हैं उसको। ठीक है, उन्हें कह सकते हैं कुछ समय के लिए भाई ये तो कानून जैसे गलत कानून है, इससे आम जनता को बहुत परेशानी होगी, इसको मैं इसे अपने पावर से रोक देता हूँ। ठीक है, इसको अभी समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, वो रोक सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जो होगी पावर हो गई है, किसी गवर्नर की पावर होती है, विधेयक शक्तियाँ होती है उनके पास। ये 4 विधेयक शक्तियाँ होती हैं गवर्नर के पास। ये सेम ऐसी पावर इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास भी होती हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पे। अब 5वीं जो पावर आती है वो आती है ऑर्डिनेंस पावर, मतलब अध्यादेश की शक्ति आती है। गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं उन्हें अध्यादेश की शक्ति भी दी जाती है। कौन कौन से? आर्टिकल 213 के तहत, 213 के तहत, कहते हैं अनुच्छेद 213 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो गवर्नर है वो विधेयक या अध्यादेश शक्ति कैसे इस्तेमाल करते हैं, कंडीशंस क्या होगी इससे इस्तेमाल करने की, परिस्थिति क्या होगी इस्तेमाल करेंगी। पहली होगी वह स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, मतलब जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होगा तो राज्यपाल उससे ये संभालेंगे और उनके अप्रूवल को 6 महीने या 12 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे कोई चीज़ क्या होता है, अब सेशन नहीं चल रहा है आपका, ठीक है, कोई का आपका सेशन नहीं चलता है, तो क्या कहेंगे वो कोई एक कानून नियम लागू कर देंगे। ऐसा ऐसे स्टेट में सरकार नहीं है ना, मान लीजिए स्टेट में सरकार नहीं है, जब स्टेट में सरकार नहीं है तो राज्य का राज्यपाल क्या करेंगे, उससे चाह सकते हैं कोई भी कानून बना सकते हैं, पर वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू होता है। 6 महीने के अंदर क्या है, आपको कोई ना कोई सरकार स्टेट के अंदर लागू करनी पड़ती है। ठीक है, मैक्सिमम रिलीज होती है 6 महीने की, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, एडवाइस किससे लेंगे राज्यपाल, तो एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मतलब किससे, मंत्री परिषद से। अब जैसे सरकार तो है नहीं यहाँ पे, राज्य में क्या है, राज्य सरकार नहीं है, राज्य जब सरकार 30 वर्ष नहीं होगा, हटेगा ये, है ना, तो राज्य को सॉरी किसी भी कारणवश राज्य सरकार नहीं है ना, कोई सरकार नहीं है राज्य में, तो उसको चलाए कौन, तो राज्यपाल इसको चलाएंगे। ठीक है, पर चलाएंगे कैसे, भैया क्या अकेले बैठ के व्यक्ति काम करने लगे या नहीं, अकेले बैठ के व्यक्ति काम नहीं करेगा, वो सहायता लेंगे। किससे सहायता लेंगे, मंत्री परिषद की सहायता लेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनकी सहायता लेंगे। सेंटर वाले वही सेंटर के अलग होते हैं, स्टेट के अपने अलग होते हैं काउंसिल मिनिस्टर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्टेट के जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनकी सहायता से वो सारा काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब आपका यहाँ पे खत्म हो गया क्या, राज्यपाल खत्म हो गया। ठीक है, ये आपकी 5 पावर होती है, ऑर्डिनेंस जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती है 5, ये मैंने 5 पावर आपको बता दी है। यहाँ आपका गवर्नर टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है चीफ मिनिस्टर या कह दें मुख्यमंत्री। तो हम क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो याद रखिएगा जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब राज्य के मुखिया होते हैं। वहीं जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, मतलब राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। जो राज्य सरकार होगी उसके प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होते हैं, और राज्य के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं आपके। यही क्या होते हैं, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब नाममात्र कार्यकारी प्रमुख होते हैं। भले ही कहने के लिए बहुत हेड है, पर इनके पास पावर एक तरह से रियल पावर नहीं होती, सिग्नेचर पड़ती है, इनके परमिशन इनसे लेनी पड़ती है, पर कोई कार्य खुद से नहीं करते हैं। ठीक है, ये काम खुद से कोई काम नहीं करते, सब काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री द्वारा करवाए जाएंगे, पर सिग्नेचर किसके होंगे, गवर्नर होंगे। वह समझिए काम कोई और करेगा, बिल किसी और के नाम पे रखेगा, कहते हैं ना, तो इनके नाम पे बिल करता है, गवर्नर के नाम पे बिल करता है, पर काम कौन करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं। और ऐसे ही मुख्यमंत्री जो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, क्योंकि सारा काम कौन कर रहे होते हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे होते हैं अपनी देखरेख में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही गवर्नर को डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वही चीफ मिनिस्टर को क्या डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये चीज मैंने आपको जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था उसमें ही बताया था, प्रधानमंत्री जब पढ़ाया था या ब्रो, तो उसमें बताया था कि मैं डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, और डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ गवर्नर और
चीफ मिनिस्टर के बीच में होती है, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में होती है। राज्यपाल आपका डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है और मुख्यमंत्री जो होते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब ये आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। राज्यपाल के द्वारा ही सीएम की नियुक्ति करी जाती है, या कहते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी राज्यपाल के द्वारा ही करी जाती है। इनकी जो मेंबरशिप होती है किसी वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, उनकी जो सदस्यता है वो कितने समय की होती है? वो मैक्सिमम 6 मंथ्स की होती है। ठीक है, आपको ओथ कौन दिलाता है? इन सबको तो ओथ भी गवर्नर दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाते हैं। उनका कार्यालय कितना, टेन्योर कितना होता है भाई? अब मुख्यमंत्री जी का टेन्योर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है भाई, मुख्यमंत्री का टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है। ये इनका जो होता है, जो कार्यकाल होता है, वो राज्यपाल की प्रशंसा पर ही चलता है, मतलब राज्यपाल की दया पर चलता है। जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक उसे रखेंगे, अन्यथा उसको हटा भी सकते हैं। हटाने कंडीशन सीमा ये होती है भाई, हटाएंगे जब उनको लगता है कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या मेंटली अनस्टेबल है। ठीक है, और वो जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र वो गवर्नर को ही देंगे। कौन? मुख्यमंत्री। अब जैसे मुख्यमंत्री हैं, कोई अपने पद पे है और मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश या कोई हेल्थ कारण या कोई पर्सनल इशू की वजह से वो अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं, कहते हैं अब मैं क्या नाम इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे बीच में? तो त्याग पत्र ही गवर्नर को देंगे, राज्यपाल को देंगे। क्यों? क्योंकि उनको नियुक्त किसने किया है? राज्यपाल ने करा है, तो उनको हटाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास ही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे। अब आता है पावर ऑफ सीएम, मतलब मुख्यमंत्री की ताकत। कौन कौन शक्तियां होती हैं मुख्यमंत्री के पास? भाई दो सीधी बात है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या कहते हैं मंत्री परिषद होते हैं, उसके हेड और प्रमुख कौन होते हैं? सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री ही होते हैं। ऐसे सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके हेड कौन? मुख्यमंत्री जी होते हैं। अब जो गवर्नर है वो आर्टिकल 167 के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, कैसे? 167 में ये कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, दो गवर्नर किस पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनकी सलाह पर काम करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद होती उसकी सलाह पर गवर्नर जो है राज्यपाल काम करते हैं सारे। पर मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वही मंत्री परिषद के हेड होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं उस पर। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद आता है। वहां पे आपका मुख्यमंत्री खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद पढ़ेंगे। अब आर्टिकल आता है 163, मतलब 163। इसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एक, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा, उसके जो मुखिया होंगे जो हेड होंगे वो कौन होंगे? वो चीफ मिनिस्टर होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे। और वो सलाह देंगे किसको? राज्यपाल को देंगे। किसको? गवर्नर को देंगे, या कहते हैं राज्यपाल को देंगे। क्या देंगे? सलाह देंगे या एडवाइस देंगे। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 164। इसमें कहा गया है कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसके जो हेड हैं वो कौन? मुख्यमंत्री होंगे, और वो अपॉइंटमेंट्स कराएंगे किसको? गवर्नर को। ठीक है, तो ये समझिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है या उनकी नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं। भले सेलेक्ट कोई और करता है, पर उसकी नियुक्ति जो सिग्नेचर होते हैं या कहते हैं इनको शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल होता है भाई, इनका भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इनका भी कार्यकाल गवर्नर की दया पे चलता है। अगर गवर्नर चाहते हैं बीच में हटा तो इनको बीच में हटा सकते हैं, अगर ये सही से काम नहीं कर रहे होंगे तभी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होते हैं और राज्यपाल की प्रसन्नता पे या उनकी दया पर काम कर रहे होते हैं। ये अपना जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के जो लोग हैं वो अपना त्याग पत्र है वो किसको? गवर्नर को देते हैं। क्यों? इनको अपॉइंट भी गवर्नर करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है त्याग पत्र भी ये जिसको? गवर्नर को ही देते हैं। ठीक है, ये बात याद होगी आपको। ये सेम चीज आपको याद रखना, ये चीज जो सेम है, ये सेम चीज आपको मैंने जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था मैंने आपको,
तब मैंने ये बात समझाई थी आपको, ठीक है। सेम चीज बात आई थी और सेम चीज यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि भाई ये लगभग आप रिलेट कर सकते हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव लगभग बराबर है, बस पावर का फर्क है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास पावर ज़्यादा होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास पावर कम होती है, पर काम लगभग सेम तरीके से होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद है। अगर आपने अच्छे से यूनियन एग्जीक्यूटिव अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझिए आप स्टेट एग्जीक्यूटिव को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं समझा तो आप स्टेट एग्जीक्यूटिव नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा, इसलिए आप पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव की वीडियो देखना, उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव पे आना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब आती है स्ट्रेंथ कितनी होती है, संख्या कितनी होती है मंत्रिपरिषद की, कितने लोग होते हैं। तो भाई मंत्रिपरिषद में टोटल मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम होते हैं 15% होते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मान लो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या क्या नाम, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, लोगों की स्ट्रेंथ है। तो मंत्रिपरिषद में कितने होंगे? वो मंत्रिपरिषद में 15 लोग होंगे, ठीक है। किसमें होंगे? 15 लोग कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, 15 लोग होंगे। जितने भी लोग होंगे उसका 15% होंगे, 15% ही होंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। मैक्सिमम से अधिकतम इतनी हो सकती है, 100 लोग हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 लोग हो सकते हैं, भले इससे कम हो सकते हैं, पर कम की कंडीशन यहाँ पे है। मिनिमम कंडीशन में कितनी है? 12 की होती है। कम से कम 12 होंगे, ठीक है। कम से कम 12 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे, बस 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 15 के बराबर 15 रहेंगे, इससे ऊपर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ मैं तो 100 की बात कर रहा हूँ, 100 मेंबर जब है तब की बात कर रहा हूँ, उससे कम की बात, उससे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वही कंडीशन आती है, ऐड कब करा हमने? तो ये हमने करा था 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। 2003 में हमने अपना 91वां संशोधन अधिनियम किया। इससे हमने क्या कर दिया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको हमने 15% कर दी। पहले कितनी हुआ करती थी? पहले ये 10% हुआ करती थी। कितनी? 10% हुआ करती थी। हमने 10% से बढ़ा के इसको 15% कर दिया। कब? 90 यहाँ मिटा दूँ। हमने कब कितना कर दिया? ये कर दिया 15% कर दिया। कब? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर, ठीक है। जब हमने 2003 में संशोधन किया अपने संविधान में, तो हमने इसको 10% से बढ़ा के 15% कर दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उस पर। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गया। अब आप एक के द्वारा आप कह रहे हो, कोई बच्चे कह रहे हो सर यूनियन एग्जीक्यूटिव की आपने 2 वीडियो निकाली, स्टेट एग्जीक्यूटिव आप बड़ी जल्दी खत्म कर दे, एक ही खत्म हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो रीज़न ये है कि आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है, उनमें काम ज़्यादा तरीके से होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता है पर थोड़ा काम छोटा होता है, पर लगभग आप जब स्टेट यूनियन एग्जीक्यूटिव समझ जाते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भी अपने आप समझ आने लगता है, ठीक है। इस तरह ये आपको क्या है, ईजी लगने लगता है। तो इसलिए आपको लग रहा है जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि समझ जब आता है आपको ना, तो आपको लगता है जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है। तो राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्य के महाधिवक्ता ये कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, वो राज्य के सबसे बड़े कानूनी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। कानूनी अधिकारी होते हैं, राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो इंडिया उनके होते हैं, वो केंद्र के मतलब देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए उसके लिए। वही राज्य के लिए कौन हो गए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं आपको। इसमें जो आर्टिकल 165 है, इसमें बताया गया है दी ऑफिस, मतलब कार्यालय के बारे में कहा गया है, किसके? आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब AGS इसे शॉर्ट में कहें तो, ठीक है। और बताया जाता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं राज्य के, स्टेट के, मतलब यहाँ बताते हैं राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, विधि का लॉ ऑफिसर, कानूनी अधिकारी जो होते हैं, ये बताया जाता है। बताया आपको ना, वही चीज़ है इसमें। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जाहिर सी बात है इनकी नियुक्ति भी या अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे, या राज्यपाल के द्वारा ही कराया होता है। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, क्योंकि भाई राज्यपाल क्या है? हेड है स्टेट के। भाई जैसे आपके घर में मुखिया होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपका स्टेट है, आपका घर एक पूरा स्टेट है,
है ना। तो आपके घर में आपके स्टेट के हेड कौन हो गए? आपके दादाजी, है ना। ऐसे ही सरकार में होता है, यहाँ पे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में होता है, स्टेट के हेड कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। काम भले ही आपके सारे काम पापा कर रहे होते हैं, पर मुखिया कौन होते हैं? नाम किसके नाम पे आता है? आपके दादाजी के नाम पे काम चलता होता है। ठीक है, याद रखिए ये बात, ऐसे सेम रिलेट करिएगा, यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब भाई जो एडवोकेट जनरल स्टेट है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी योग्यता क्या होती है उसकी ऊपर धारण करने के लिए? तो भाई उसकी योग्यता होती है सेम एज हाई कोर्ट जज, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उनकी सारी कंडीशन होती है। अब उनकी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है भाई, पहली कंडीशन है वो हाई कोर्ट के वकील होने चाहिए कम से कम 10 साल के, 10 साल तक वो हाई कोर्ट के वकील रहे हों, तब वो क्या नाम है आपके एडवोकेट जनरल स्टेट बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कोई भी जुडिशियल ऑफिस, मतलब आज तरह से आपका कानूनी ऑफिस उन्होंने संभाला हुआ हो 10 साल तक, ठीक है, तो वो क्या है? आज तक आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकते हैं। ये दो कंडीशन आपकी जो है, ये दो कंडीशन आपकी हैं। तब ये दो कंडीशन आप इन दो कंडीशन में किसी को फुलफिल एक को फुलफिल कर देते हैं, किसी एक को फुलफिल कर देते हैं, तो आप क्या है? राज्य के महावक्ता बन सकते हैं, महावक्ता बन सकते हैं, कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो, ठीक है। पर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो भाई इनका कार्यकाल भी कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये गवर्नर के दया पर रहते हैं। ये अपना रजिस्ट्रेशन और जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे? वो गवर्नर को ही देंगे। इस्तीफा पत्र जो है वो गवर्नर को ही देंगे। क्यों? क्योंकि इनको नियुक्ति गवर्नर करी है, तो इन्हें हटाने का अधिकार भी गवर्नर के पास ही है, ठीक है। अब इनके पास क्या पावर होती है इनके पास भाई? अब जो गवर्नर, जाहिर सी बात है, आप राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी बने हैं, तो कुछ तो पावर नहीं है इनके पास। तो इनके पास क्या है? राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के पास होता है, ठीक है। enjoy the privileges of the state legislature members, मतलब राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी विशेष अधिकारों का आनंद लेता है। जैसे आपके जो भी स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं इनको दी जाती हैं, ठीक है यार। ये और तीसरी चीज इनको पावर होती है, इनके पास तीसरी पावर क्या होती है? ये दो पावर याद रखिएगा। ये पहली क्या? राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट, मतलब राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। दूसरा होता है एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर, मतलब राज्य विधानमंडल के सदस्य के विशेष अधिकारों का आनंद लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरी पावर इनके पास है राइट टू स्पीक इन एनी लेजिस्लेचर बट विदाउट एनी वोट। क्या भाई? किसी भी विधायक में बोलने का अधिकार है इनका, पर इनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। सेम सेंटर हुआ करता था, जो एडवोकेट जनरल स्टेट हुआ करते थे, वैसे उनको क्या है? किसी भी सभा, राज्यसभा, लोकसभा में बैठ सकते थे, कोई भी बिल होता था उस पर अपनी राय दे सकते थे। पर वोटिंग जब होती थी तो वोटिंग में वो वोट नहीं डाल सकते थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही यहाँ भी इनको क्या है? वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी क्या है? ये अपनी राय दे सकते हैं, बोल सकते हैं, इसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, पर कानूनी राय में। तो कानून के दायरे के अंदर इनको भी काम करना पड़ता है। कानून के दायरे से बाहर ये भी जा सकते हैं, ये बात याद रखना। कानून की लिमिट आपको रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। कानून से बाहर ये भी नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है आपका? ये सब चीज खत्म हो गई आपकी। यहाँ पे आपके तीन चीज खत्म हो गई। क्या क्या खत्म हो गया आपका पहले गवर्नर, क्या क्या वो खत्म हो गया? गवर्नर पढ़ाया मैं आपको, ठीक है। फिर क्या पढ़ाया मैंने? चीफ मिनिस्टर बताया, ठीक है। फिर कौन आएगा? फिर आपका आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर चला कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एजीएस कहते हैं। ये 4 टॉपिक आपके आज पढ़ा दिए मैंने, और यहाँ पे आपका क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया, ठीक। तो अगली वीडियो जब आएगी उसमें आपको मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। संसद पढ़ाऊंगा। जो अगली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें संसद पढ़ाऊंगा। और संसद वीडियो तो लंबी होगी थोड़ी सी,
पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा कैसे काम करती है, क्या-क्या होता है, कैसे उसमें व्यक्ति वो नेता बनते लोग चुने जाते हैं, कैसे उनको हटाया जाता है, ये सभी चीज़ डिटेल्ड में, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है? तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे ये बाकी लोगों के पास भी पहुँच सके, और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है? जय हिंद।